नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद दिव्या के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज 7 मई 2020 है और बात करते हैं कल के अपने प्रश्न की। कल का हमारा एक प्रश्न था, ई कोवसेंस क्या है। दोस्तों, ई कोवसेंस एक सेंसर है। क्या काम है सेंसर का? हाल ही में कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए जिस प्रकार से लोगों के बीच इसकी बीमारी बढ़ती जा रही है और इसका निपटारा करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सेंसर विकसित किया है। इस सेंसर का क्या काम है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये सपोज कीजिए ये कोविड-19 का एक वायरस है। वायरस के चारों तरफ क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम एंटीजेंस बोलते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं। अब इन प्रोटीन्स का क्या काम होता है कि जब ये ई कोवसेंस हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है अर्थात थूक, उसके माध्यम से इसके पार्टिकल्स लिए जाते हैं और जब इस सेंसर में इसके पार्टिकल्स को डाला जाता है तो जो इसमें केमिकल होता है वो इसके चारों तरफ जो एंटीजेंस होते हैं इसके चारों तरफ इसको कवर कर लेता है और इसे चिपक जाता है। जब इसे चिपक जाता है तो ये सेंसर जो होता है वो सेंसर हमें बता देता है कि हाँ, ये कोविड-19 पॉजिटिव है या कोविड-19 नेगेटिव है। इस प्रकार इस सेंसर के माध्यम से हम बहुत कम समय में और बहुत कम लागत में हम कोविड-19 के मरीजों का पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज 7 मई 2020 है और बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। बाल्टिस्तान विवाद किन दो देशों के बीच है? दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान विवाद जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। गिलगिट बाल्टिस्तान विवाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। दोस्तों, ये सपोज कीजिए ये हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने का आदेश दे दिया है, अर्थात पाकिस्तान इसको अपना क्षेत्र मानता है। दोस्तों, वैसे तो जम्मू कश्मीर आपको पता है कि बहुत विवादित क्षेत्र है। ये वाला हिस्सा जो कि पीओके है, ये जो हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ ये पीओके है। इधर वाला हिस्सा 1962 से पहले इंडिया के हाथ में था, लेकिन जिसको 1962 में इंडिया चाइना वॉर ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और ये क्षेत्र अब चाइना के हाथ में है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। इस रीजन को हम अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक है, ये चाइना के अंडर में है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। केंदू लीफ का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? दोस्तों, केंदू लीफ का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं अर्थात जो आदिवासी जनजाति हैं, उन्होंने ग्राम सभा से ये परमिशन मांगी है कि हमें केंदू लीफ का उपयोग करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कोविड-19 के कारण उन क्षेत्र में लोगों के आवाजाही को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और उनके सामने आजीविका को लेकर एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंदू का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। केवल उड़ीसा में ही नहीं किया जाता है, इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। इसका बैंक्रप्सी कोड ये 2016 में लागू हुआ है और इसका क्या उद्देश्य है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हाल ही में आपने सुना होगा कि मुंबई का सीकेपी सहकारी बैंक, जो कि आरबीआई ने उसको ये घोषणा कर दी है कि उस पर दिवालिया प्रक्रिया लागू कर दी जाए। तो दिवालिया प्रक्रिया इसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के माध्यम से लागू की जाती है। दोस्तों, ये बैंकिंग एग्ज़ाम के और अदर एग्ज़ामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आईबीसी कोड क्या है। आईबीसी कोड, देखिए आईबीसी कोड में क्या होता है, इसमें दो ब्रांचेस होती हैं। पहली इसमें काम करती है हमारी, अगर मैं पहले इसकी बात करूं तो पहला इसमें काम करती है हमारी रेगुलेटर और दूसरा इसमें काम करता है एडजुकेंट। ठीक है, एक इस रेगुलेटर होता है, दूसरा एडजुकेंट होता है। रेगुलेटर में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती हैं? रेगुलेटर में पहली चीज़ हमारे रेगुलेटर के अंतर्गत आ जाती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेटर के अंतर्गत आती है, जबकि एडजुकेंट के अंतर्गत हमारी जो आती हैं, एडजुकेंट का मतलब होता है कि इसको किसके माध्यम से इसका निपटारा किया जाता है। तो इसके अंदर दो चीज़ें रहती हैं, एक तो डीआरटी, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर दो चीज़ें रहती हैं, एक आ जाती है हमारी डीआरटी और दूसरी आ जाती है एनसीएलटी, दूसरी हमारी एनसीएलटी और पहली है डीआरटी। दोस्तों, डीआरटी का गठन हालांकि पहले किया जा चुका था, लेकिन जो एनसीएलटी का गठन है वो आईबीसी कोड बनने के किया गया है।
ये दोनों क्या काम करती हैं, ये कब लागू होती है ये प्रक्रिया तब लागू होती है जब बैंकिंग या कॉर्पोरेट संस्थान, अर्थात इसमें ये दोनों पर लागू होती है, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस पर भी और नॉन कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस पर भी। अर्थात जो पार्टनरशिप की फर्म होती हैं और जो नॉन पार्टनरशिप फर्म होती हैं, अर्थात इंडी फर्म होती हैं, तो जब वो अपनी देनदारियां पूरी नहीं कर पाती हैं तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड उन पर लागू कर दिया जाता है और उसके माध्यम से उसकी रिजोल्यूशन प्रक्रिया से जो भी पैसा निकल कर आता है उस माध्यम से जो भी उसके लेनदार होते हैं उनको वो पैसा वापस कर दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले की तरफ चलते हैं। लामा क्या है? लामा ऊँट की एक प्रजाति है। इसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? इसका उपयोग मीट वगैरह के लिए और इसका उपयोग ऊन के लिए भी किया जाता है। ये लामा ऊँट की एक प्रजाति है। वैसे तो आपको इतना ध्यान रखना है क्या है कि लामा ऊँट की एक प्रजाति है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी जो ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं जो वर्ड आपने कभी सुने नहीं होते हैं, तो ये लामा का आपको ध्यान रखना है कि लामा क्या है? ऊँट की एक प्रजाति है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु का जो संचालन किया जा रहा है वो भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। किस उद्देश्य से? जो विदेशों में हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं विभिन्न देशों में, वहाँ से उनको निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा संचालित किया जा रहा है। 7वां क्वेश्चन, वंदे भारत मिशन का क्या उद्देश्य है? जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। और इस वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस इंडिया बुलाना और उनको स्वदेश वापसी करना। तो ये वंदे भारत मिशन का उद्देश्य है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में शुरू किया गया आरोग्य सेतु, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सेतु है, सेतु आरोग्य सेतु किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संचालित किया जा रहा है दोस्तों NIC, IT मंत्रालय और नीति आयोग के माध्यम से। IT मंत्रालय का इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ध्यान रखना दोस्तों, NIC इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार तथा नीति आयोग के माध्यम से ये आरोग्य सेतु का संचालन किया जा रहा है। आपको पता होगा कि एक मोबाइल ऐप है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा रहता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का संबंध है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का संबंध है तारों के निर्माण का अध्ययन करने से संबंधित है। ये होता क्या है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है? सपोज कीजिए ये हमारा आकाशगंगा है या विभिन्न आकाशगंगाओं का समूह। इन सभी की अपनी एक गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है, अर्थात ग्रेविटेशनल पावर होती है, और उसके चारों तरफ ही एक आभा मंडल का निर्माण कर लेती हैं। अर्थात जहाँ तक कि इनकी ग्रेविटेशनल पावर होती है वो अपने चारों तरफ आभा मंडल का निर्माण कर लेती हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इसके माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को देखें तो क्या करता है कि दूर तक की जितने भी हमारे तारे होते हैं, ये जितने भी तारे हैं ये, उनका निर्माण किस तरह से हो रहा है, वो कौन सा तारा अपनी चरम अवस्था में है, अर्थात तारे बनने की प्रक्रिया में है या तारा बनने वाला है। तो इन सभी का अध्ययन हम इसके एक लेंस का काम करता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अर्थात दूरस्थ आकाशगंगाओं में तारों के निर्माण के बारे में अध्ययन से कार्यक्रम की शुरुआत की है। और कौन से टेलीस्कोप का प्रयोग किया जा रहा है इसमें? जेम्स वेब रेडियो टेलीस्कोप का। दोस्तों टेलीस्कोप का नाम ध्यान रखना, जेम्स वेब रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग इसके लिए किया जा रहा है। बात करते हैं अपने अगले और लास्ट प्रश्न की। सरफेसाई एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों सरफेसाई एक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो 2002 में की गई थी। सरफेसाई एक्ट की शुरुआत 2002 में की गई थी। क्या उद्देश्य था? कि वित्तीय संस्थानों की संपत्ति की नीलामी के द्वारा ऋण वसूली के लिए इसकी शुरुआत जो की गई थी वो ऋण वसूली के लिए की गई थी। अर्थात जो संपत्तियां डूब जाती हैं और वो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस वो पैसा वापस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरफेसाई की शुरुआत हमने की थी ताकि उनका पैसा उनको वापस मिल सके और ऋण वसूली के माध्यम से उनका पैसा उनको वापस लौटाया जा सके। तो हाल ही में बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई है और बजट भाषण में इसको घोषणा करके कह दिया गया है कि इसके लिए इसको जो एसेट साइज है इसमें कम करके 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले इसका एसेट साइज था 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए के एसेट साइज को कम करके 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और जो इसका डेप्ट साइज था, डेप्ट साइज 1 लाख रुपए से कम करके ये डेप्ट साइज कर दिया गया है 50,000 रुपये। ध्यान रखना दोस्तों, जो जिन एक्टों में परिवर्तन किया रहता है, जो संशोधन किया रहता है, वो एक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना कि इसमें 1 लाख से कम करके उसकी सीमा 50,000 कर दी है और 500 करोड़ रुपए से इसकी सीमा कम करके 100 करोड़ रुपए कर दी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर कोई वर्ड या कोई प्रश्न आपकी समझ में नहीं आता है या वर्ड आपकी समझ में
नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका मैं जवाब आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।